पिछली क्लास में हमने पत्रों के दो प्रकार सीखे थे। पत्रों के दो प्रकार में पहला प्रकार था अनौपचारिक पत्र, अपने सगे संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्र। इस पत्र का रिवीजन हमने अपनी पिछली क्लास में किया था। आज की क्लास में हम अपना दूसरा प्रकार का जो पत्र है औपचारिक पत्र, इस पत्र का रिवीजन देखने वाले हैं। अब जैसा कि पिछली क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि पत्र लेखन जो है वो उपयोजित लेखन का जो विभाग होता है या रचना विभाग जो होता है उस विभाग का प्रश्न है। उस विभाग में यानी 5वें विभाग में प्रश्न क्रमांक 5 में पत्र लेखन का प्रश्न जो है वो आता है। अब यहाँ पर औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के प्रश्न इस विभाग में होते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में आपको एक प्रश्न होगा अनौपचारिक पत्र लिखने से संबंधित और दूसरा प्रश्न होगा औपचारिक पत्र लिखने से। अब आपको इन दोनों ही प्रकार के पत्रों को नहीं लिखना है, दो में से केवल एक पत्र लिखना है। वहां पर प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न दिया हुआ होता है कि दिए गए प्रश्न में से कोई एक प्रश्न लिखिए या कोई एक प्रकार का पत्र लिखिए। आपको प्रश्न दोनों ही पत्रों से संबंधित दिए गए होंगे, अनौपचारिक प्रश्न भी दिया हुआ होगा, औपचारिक प्रश्न भी दिया होगा, लेकिन दोनों के बीच में अथवा होता है। इसका अर्थ है कि आपको दोनों पत्रों के प्रकारों में से किसी एक पत्र का लेखन करना है, चाहे आप अनौपचारिक पत्र लेखन करें या आप औपचारिक पत्र लेखन करें। तो वहां पर एक औपचारिक पत्र जो है अनौपचारिक वो हम बहुत कम आज के समय में हम बहुत कम उसका मोबाइल, टेलीफोन और ईमेल वगैरह आने की वजह से उन पत्रों की जो यूज है या की जो आवश्यकता है वो हमें बिल्कुल पड़ती नहीं। लेकिन औपचारिक पत्र जो आज हम देखने वाले हैं, औपचारिक पत्र आपके जीवन में आपको कहीं ना कहीं उपयोग में जरूर आता है। चाहे आप स्कूल में छुट्टी के लिए पत्र लिखें, चाहे आप बाहर किसी सरकारी कार्यालय में पत्र लिखें, तो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में कभी ना कभी ये पत्र आपके काम जरूर आते हैं। इसलिए आपको औपचारिक पत्र अच्छे से समझकर और अच्छे से याद करके पत्रों के प्रकार जैसा कि हम पहले ही देख चुके थे, दो प्रकार होते हैं मुख्य रूप से औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। आज हम देखने वाले हैं औपचारिक पत्र। तो सबसे पहले औपचारिक पत्र होता क्या है? औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो। ये अनौपचारिक पत्रों के बिल्कुल विपरीत होते हैं। अनौपचारिक पत्रों की पहचान क्या है? वो हम अपने सगे संबंधियों, अपने मित्र रिश्तेदारों को लिखते हैं। लेकिन औपचारिक पत्र हम केवल जो हमारे औपचारिक व्यवहार से संबंधित रिश्ते होते हैं उन्हें ही लिखा जाता है। इसका हमारे निजी संबंध आवेदन पत्र सरकारी विभागों को वहाँ पर क्योंकि वो पत्र हम अपने रिश्तेदारों को ही लिखते हैं, तो हम अपने सुविधानुसार भाषा और शब्दों का चयन वहाँ पर कर सकते हैं। वो भाषा है और अच्छी भाषा का प्रयोग औपचारिक पत्रों में करना है और आपका पत्र जो है वो शिष्टता पूर्ण होना चाहिए। इन पत्रों में केवल काम या अपने बारे की बात दूसरा पर अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्रों में हमें पत्र लेखन की या इधर उधर की बातें करने की भी छूट होती है, लेकिन औपचारिक पत्रों में जिस काम के लिए मुझे पत्र लिखना है केवल उसी काम से संबंधित बातें ये अपने विषय को अब औपचारिक पत्र के लिखने फॉर्मल लेटर लिखते हैं वो कितने प्रकार से लिखे जाते हैं। सबसे पहला आता है प्रार्थना पत्र, यानी किसी काम को लेकर या किसी कार्य को करवाने के लिए जब हम प्रार्थना रिक्वेस्ट करने के लिए पत्र लिखते हैं तो वो पत्र इस प्रकार की श्रेणी में आते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रार्थना पत्र। दूसरा आता है शिकायत पत्र। ऐसे बहुत से पत्र आपको प्रश्न परीक्षा में दिए जाते हैं कि आपके आसपास सफाई नहीं है, आप इसकी शिकायत करने के लिए पत्र लिखें, या
आपके आसपास में ध्वनि प्रदूषण बहुत हो रहा है, गणपति में या नवरात्रि में डीजे जो है, स्पीकर जो है वो बहुत जोर जोर से बजाया जा रहा है, तो इससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, इसकी शिकायत हेतु पत्र लिखें। तो इस तरह के जो पत्र हैं जिसमें हमें किसी एक अपनी समस्या से संबंधित शिकायत करनी हो या कंप्लेन करनी हो, वो पत्र जो है वो यहाँ पर शिकायत पत्र की श्रेणी में आते हैं। अगला है हमारा मांग पत्र। तो मांग पत्र यानी वस्तुओं की मांग करना या डिमांड करना। ऐसे पत्र जो है वो स्कूल में अगर हमें लाइब्रेरी के लिए पुस्तकें मंगानी हो या स्कूल में खेल साहित्य मंगाना हो या किसी प्रकार की दवाइयां मंगानी हो, औषधियां मंगानी हो, तो इस तरह के पत्र जो है वो मांग पत्र की श्रेणी में आते हैं। तो मुख्य रूप से हमारी कोर्स बुक में या हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में इन 3 प्रकार के प्रश्नों से संबंधित प्रश्न ही कृति पत्रिका में या हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। औपचारिक पत्र के वैसे तो 5-6 प्रकार हैं, लेकिन उसमें से केवल मुख्य ये 3 प्रकार, प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र और मांग पत्र से संबंधित औपचारिक पत्र के प्रश्न ही हमारी कृति पत्रिका में आते हैं। अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहले प्रार्थना पत्र क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। जो भी लेटर हम किसी चीज की प्रार्थना करने के लिए करते हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं, वो प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। ये अवकाश, सुधार, आवेदन के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है, अवकाश यानी छुट्टी। जैसे हम स्कूलों में अपनी प्रिंसिपल को या अपनी टीचर को जब लेटर लिखते हैं छुट्टी के लिए, तो वो छुट्टी के लिए लिखा जाने वाला जो आपका औपचारिक पत्र है वो आपका प्रार्थना पत्र है। क्योंकि हम उसमें क्या कर रहे हैं, उस पत्र के माध्यम से हम अपने टीचर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें छुट्टी दीजिए। तो वो पत्र जो है वो प्रार्थना पत्र की श्रेणी में आ जाता है। दूसरी चीज, सुधार। अगर मुझे किसी तरह का सुधार करवाना है, तो उस सुधार करवाने हेतु मैं जिस भी विभाग को पत्र लिख रही हूँ वहां पर उनसे मुझे प्रार्थना करनी होगी, उनसे रिक्वेस्ट करनी होगी उस सुधार को करने के लिए। तो यहाँ पर भी ये पत्र क्या हो गए, सुधार हेतु भी जो हम पत्र लिखते हैं वो भी प्रार्थना पत्र की श्रेणी में आते हैं। अगला हमारा पत्र है शिकायत पत्र। अब शिकायत पत्र जो है एक ऐसा पत्र है जो आप किसी भी विषय पर आसानी से लिख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक ऐसा विषय होना चाहिए जिस पर आप किसी व्यक्ति को शिकायत संबंधित पत्र लिख सकते हैं। इसमें आपको बड़ी ही सावधानी के साथ विनम्रता से अपनी शिकायत को लिखना होता है, क्योंकि इसका नाम ही शिकायत पत्र है। तो मैं इसमें किसी भी तरह के कड़क शब्दों का प्रयोग कर सकती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको शिकायत अपनी करनी है, आपको किस विषय में शिकायत है, किस समस्या का सामना आपको करना पड़ रहा है, आपको किस समस्या का समाधान चाहिए, उस समस्या को आप अपने पत्र में लिखें, लेकिन साथ ही साथ अपने शब्दों को विनम्र रखें। विनम्रता पूर्वक शब्दों का प्रयोग करके आपको अपनी समस्या से संबंधित शिकायत जो है वो सामने वाले को पहुंचाना। तो यहाँ पर ये आता है दूसरा प्रकार हमारा शिकायत पत्र का। तीसरा प्रकार है मांग पत्र। इस प्रकार के पत्र किसी प्रकार की वस्तु की मांग के संबंध में लिखे जाते हैं, जैसे दवा, पुस्तक, खेल सामग्री इत्यादि। यानी कि जिस भी तरह की मुझे मांग करनी हो, वस्तुओं की जब मुझे मांग करनी होती है, अपनी आवश्यकता सामने वाले को देनी होती है कि किस किस तरह की चीजें मुझे चाहिए, तो वो पत्र जो है वो मांग पत्र की श्रेणी में आता है। मांग पत्र बाकी दोनों पत्रों से अलग होता है, क्योंकि मांग पत्र में हमें एक लिस्ट भी देनी पड़ती है। पत्र लेखन के साथ उस पत्र लेखन में हमें कौन कौन से सामान कितनी कितनी मात्रा में चाहिए, इसकी एक सूची भी देनी पड़ती है। तो ये मांग पत्र। औपचारिक पत्र के 3 प्रकार हमने देखे, प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र या मांग पत्र। आपको आपके जीवन में किसी न किसी जगह पर इन तीनों पत्रों में से किसी भी एक पत्र को लिखने की जरूरत पड़ सकती है, या तीनों ही प्रकारों को पत्रों को लिखने की जरूरत पड़ सकती है। तो
तो आपको ये पत्र, इनके रूप क्या है, इनके प्रारूप क्या है, इनके मुद्दे क्या है, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब हम देखते हैं पत्र का प्रारूप। जैसे हमने अनौपचारिक पत्र का प्रारूप देखा था, तो मुद्दे जब हम देखते हैं, प्रारूप जब हम देखते हैं, उसकी रूपरेखा जब देखते हैं और अगर हमें वो याद रह जाती है तो उसके माध्यम से पत्र लेखन बिल्कुल आसान हो जाता है, क्योंकि मुझे पता होते हैं कि पहले कौन सा मुद्दा आना चाहिए, उसके बाद कौन सा मुद्दा आना चाहिए। जब ये चीज मुझे याद है तो उसके अंदर दो दो तीन तीन लाइन लिखकर भी आप अपने पत्र में कम से कम पास होने भर का नंबर तो ले ही सकते हैं। और जिसको अधिक नंबर लेने हैं, अच्छे नंबर लेने हैं, तो आपको उन पत्रों के हर मुद्दे में जैसे टीचर बता रही है उस तरह के पैराग्राफ बनाकर आप लिखिए, आपको जरूर अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। तो जिस तरह हमने औपचारिक पत्रों के प्रारूप में 11 मुद्दे देखे थे, एक के बाद एक, पहले कौन सा आना चाहिए, दूसरे कौन सा आना चाहिए, उसी प्रकार औपचारिक पत्रों के भी यहाँ पर हमारे सामने कुछ मुद्दे हैं। सबसे पहला है यहाँ पर दिनांक। अनौपचारिक पत्र हो या औपचारिक पत्र, आपको सबसे पहले पत्र लेखन की शुरुआत दिनांक लिखकर ही करनी। सबसे ऊपर बाईं तरफ आपको लिखना है दिनांक। दिनांक मैंने पिछली क्लास में भी आपको सिखाया था, या तो आप उस दिन का दिनांक लिखिए जिस दिन आपकी परीक्षा है, या उसके पहले की कोई तारीख लिखिए, या उसके पूर्व की कोई तारीख तो भी चलेगा, लेकिन आपको बाद की तारीख नहीं लिखना है। दूसरा है प्रति। यहाँ पर प्रति इस शब्द को इसी तरह लिखना है, और यानी प्रति का मतलब है यहाँ पर कि हम पत्र किसे भेजने वाले हैं, ये पत्र किसे लिखा जा रहा है। अनौपचारिक पत्र में हमने केवल दिनांक, संबोधन, इस तरह के शब्दों का ही प्रयोग किया था, लेकिन औपचारिक पत्र जो है वो उससे बिल्कुल अलग होते हैं। यहाँ पर औपचारिक पत्रों में दो जगह नाम पता होता है, ऊपर जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका, और पत्र के अंत में जो नाम पता होता है वो पत्र लिखने वाले। तो यहाँ पर प्रति में आपका जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसका नाम पता आएगा। तो सबसे पहले हम दिनांक लिखने के बाद प्रति लिखेंगे। प्रति ये शब्द आप ऐसे ही लिखेंगे, प्रति, या फिर आप इसके स्थान पर सेवा में ये शब्द भी लिख सकते हैं। या तो आप प्रति लिखिए तो भी ठीक है, यदि आप सेवा में लिख रहे हैं तो भी ठीक है। तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे पद। पद ये इसी तरह नहीं लिखना है। पद यानी आप जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं उसका पद क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है। जैसे अगर आप स्कूल में छुट्टी के लिए पत्र लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है, आप स्कूल में अगर छुट्टी के लिए पत्र लिख रहे हैं तो वो पत्र किसे दिया जाएगा, मुख्याध्यापक। आपके मुख्याध्यापक या मुख्याध्यापिका जो भी है उन्हें दिया जाए, तो उनका पद क्या है, मुख्याध्यापक। अगर आप टीचर को पत्र लिख रहे हैं तो वहां पर क्या पद आएगा, शिक्षिका, वर्ग शिक्षिका। अपनी क्लास टीचर को लिख रहे हैं तो वर्ग शिक्षिका। ठीक है, तो इस तरह से सामने वाला जो व्यक्ति है उसका पद क्या है, उसका डिजिग्नेशन क्या है, वहां पर ये लिखना है। तो प्रति, प्रति या सेवा में दो में से कोई एक शब्द। उसके बाद उसके नीचे की लाइन में आप पद लिखेंगे। पद में आएगा व्यवस्थापक, संपादक, मुख्याध्यापक, मुख्याध्यापिका, वर्ग शिक्षिका। इस तरह के शब्द पद के स्थान पर आप लिखेंगे। आपके पत्र के प्रश्न के अनुसार, पत्र में किस तरह का प्रश्न दिया गया है, स्कूल में लिखने के लिए कहा गया है या किसी व्यवस्थापक संस्था को लिखने के लिए कहा गया है या संपादक को लिखने के लिए कहा गया है, उस तरह से आप यहाँ पर पद का चुनाव करेंगे। चौथा आता है पता। जैसे यदि आप वो पत्र अपने स्कूल में लिख रहे हैं, स्कूल की मुख्याध्यापिका को लिख रहे हैं, तो नीचे के जो पता है वहां पर आपके स्कूल का पता आएगा। यहाँ आप अपने घर का पता बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। अब ये पता कहाँ से मिलेगा आपको, तो प्रश्न में नाम, पता सब कुछ दिया गया होता है। आपको ये पता उसी प्रश्न में से ही लिखना है। आपको अपने मन से कोई भी पता यहाँ पर नहीं लिखना है। जब भी आपके सामने कृति पत्रिका आएगी, आप पहले ध्यान से पत्र लेखन के प्रश्नों को पढ़िए। पत्र लेखन के प्रश्नों में, औपचारिक प्रश्न में, हमेशा औपचारिक प्रश्न में नाम पता दिया गया होता है। जिस भी व्यक्ति को मुझे पत्र लिखना है उसका भी, और जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है उसका भी, इन दोनों ही व्यक्तियों का नाम पता उस
प्रश्न में दिया हुआ होता है। तो आप यहाँ पर जो पता लिखेंगे वो उसी प्रश्न में जो पता दिया हुआ है उसी को लिखेंगे, अपने मन से पता कोई भी नहीं लिखेंगे। तो ऊपर यहाँ पर जो सबसे ऊपर जो पता आया है, पद के बाद इस पते के स्थान पर आप वो पता लिखेंगे जिसे मुझे पत्र लिखना है। जैसे स्कूल में लिखना है तो स्कूल का पता, किसी संपादक को लिखना है तो संपादक के ऑफिस का पता, इस तरह से। अगला मुद्दा आता है ईमेल आईडी। अब यहाँ पर किसकी ईमेल आईडी आएगी? तो यहाँ पर ईमेल आईडी आएगी जिसको आप पत्र लिख रहे हैं। जैसे स्कूल को लिख रहे हैं तो स्कूल की ईमेल आईडी, संपादक को लिख रहे हैं तो संपादक की ईमेल आईडी। या अब ये ईमेल आईडी तो आपको पता नहीं है, सब हर किसी की ईमेल आईडी आपको नहीं पता होगी। तो पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि जो स्कूल का नाम है या जो संपादक के ऑफिस का नाम है या जिस कार्यालय में आप पत्र लिख रहे हैं उसी से संबंधित कोई भी एक काल्पनिक ईमेल आईडी आप बनाकर वहां लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी एक काल्पनिक ईमेल आईडी की रचना करेंगे और वहां 5वें नंबर के मुद्दे पर ईमेल आईडी लिखेंगे। ये सारी चीजें आपका पत्र शुरुआत होने के पहले लिखना जरूरी है। इन मुद्दों को भी केवल अगर आप लिखते हैं तो आधा नंबर इसके लिए या 1 नंबर इसके लिए, ये पूरा नंबर पूरा सही अगर आप लिखते हैं तो आपको इस पर 1 नंबर पूरा मिलता है। सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे? दिनांक, उसके बाद प्रति, उसके बाद पद। पद में पद ऐसे का ऐसा नहीं लिखेंगे, पद यानी उसका क्या डेजिग्नेशन है, वो या तो मुख्याध्यापक या मुख्याध्यापिका या संपादक या व्यवस्थापक, जो भी उनका पद है वो। पता, पता आपके प्रश्न में दिया हुआ है, वहां से उस व्यक्ति का पता आप लिखेंगे जिसको आप पत्र लिख रहे हैं। ईमेल आईडी में भी उसी व्यक्ति का या उसी संस्था का ईमेल आईडी आएगा जिसे आप पत्र लिख रहे हैं। ये 5 मुद्दे। अब इसके बाद छठा मुद्दा आता है आपका विषय, कि आप किस विषय से संबंधित पत्र लिख रहे हैं। क्या वो शिकायत पत्र है, क्या वो मांग पत्र है, या वो प्रार्थना। तो ये आपको प्रश्न पढ़कर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वो किस प्रकार का पत्र है। विषय आपका छोटे से छोटा 1 लाइन का होना चाहिए। लंबी लंबी लाइन का विषय आपको नहीं लिखना है, लंबे लंबे वाक्य विषय में नहीं लिखना, केवल 1 वाक्य में आप अपना विषय वहां पर लिखें। तो छठा मुद्दा आता है हमारा विषय। 7वां है, अब हम पत्र लेखन की शुरुआत करें। तो पत्र लेखन शुरू करने के पहले हम संबोधित करके, जिसको पत्र लिख रहे हैं उसके लिए संबोधन शब्द का प्रयोग करके अपने पत्र लेखन की शुरुआत करेंगे। तो हम संबोधन के लिए किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? तो माननीय महोदय, जैसा आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। मुद्दा क्रमांक 7 है माननीय महोदय। अगर वो पुरुष है तो महोदय, स्त्री है तो महोदया। अब आपका आता है पत्र का कलेवर, यानी आपको अब माननीय महोदय संबोधन के बाद अपने पत्र की शुरुआत करनी है। आपकी विषय वस्तु जो भी है, जो भी आपकी समस्या है या जो आपकी प्रार्थना है या जो आपकी शिकायत, उससे संबंधित पत्र लेखन की शुरुआत अब आपको यहाँ पर करनी है। लेकिन जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि यहाँ पर आपको विषय से संबंधित बातें ही करनी है। तो आप यहाँ वहाँ की बातें नहीं कर सकते, आपको सीधा मुद्दे पर आना है और मुद्दे की बातें ही यहाँ पर लिखनी है। तो 8वां मुद्दा होता है पत्र का कलेवर। पत्र का कलेवर आपने लिख दिया, यानी पत्र लेखन आपने कर दिया। आपने 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ में जितना भी आपको बनता है, कम से कम आप 2 पैराग्राफ में इसे लिखिए पत्र के कलेवर को। पहले पैराग्राफ में आप अपना परिचय दीजिए और दूसरे पैराग्राफ में आपकी क्या समस्याएं हैं और उसके लिए समाधान जो आप चाहते हैं। और उसके बाद इन दोनों पैराग्राफ के बाद 9वां मुद्दा आता है भवदीय या भवदीया। यहाँ पर आप आखिर में लिखिए, पत्र खत्म होने के बाद, पत्र समाप्ति के बाद भवदीय या भवदीया, या आपका आपकी आज्ञाकारी भी लिख सकते हैं। तो 10वां मुद्दा आता है हस्ताक्षर। हस्ताक्षर यानी साइन। यहाँ पर किसकी साइन रहेगी? आपकी, जो पत्र लेखन कर रहा है। अब यहाँ पर नाम जो है वो प्रश्न में दिया होता है कि फलाना फलाना इस जगह से
इनको पत्र लिख रहे हैं, तो वो जो वहां पर नाम दिया हुआ है उसी नाम को आप हस्ताक्षर के लिए उपयोग करेंगे। आपको अपना नाम या अपनी खुद की सिग्नेचर वहां नहीं करनी है, बल्कि प्रश्न में जो नाम दिया हुआ है पत्र लेखन करने वाले का, उसी नाम का प्रयोग आप हस्ताक्षर के लिए करेंगे। अगला मुद्दा आता है नाम। हस्ताक्षर में सिर्फ नाम लिखेंगे, और जहां पर नाम का मुद्दा है वहां पर उस व्यक्ति का पूरा नाम लिखेंगे जो पत्र लेखन कर रहा है। 12वां, पता। अब यहाँ पर जो पता है, इस पते में पत्र लेखन करने वाले का पता आएगा, वो भी उस प्रश्न में दिया गया। पत्र लेखन करने वाले का भी नाम और पता प्रश्न में ही होता है, केवल वहां से ढूंढकर आपको पत्र लेखन करने वाले का पूरा नाम, उसके नीचे उसका पूरा पता लिखना है, और अंत में उसकी ईमेल आईडी। यहाँ पर भी नाम से संबंधित जो भी उस व्यक्ति का नाम है, उसके नाम को लेकर आप एक काल्पनिक ईमेल आईडी बनाकर लिख सकते हैं। तो इस तरह से औपचारिक पत्र के ये 13 मुद्दे हैं। इन 13 मुद्दों को आप क्रम से याद कर लें कि पहले कौन सा मुद्दा आएगा, दूसरा कौन सा मुद्दा आएगा। तो एक बार ये मुद्दे आपको याद हो गए तो आपके लिए पत्र लेखन करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसमें कोई भूलने भटकने वाली बात ही नहीं रह जाएगी। सिर्फ आपको ध्यान रखना है, पत्र की शुरुआत हमेशा दिनांक से करनी है। दूसरी बात, दूसरी लाइन में प्रति लिखना है या सेवा में भी लिख सकते हैं। तीसरी लाइन में उस व्यक्ति का पद लिखना है, पता, ईमेल आईडी, और उसके बाद उसके अगले लाइन में विषय, पत्र का विषय क्या है, माननीय महोदय, पत्र का कलेवर, भवदीय या भवदिया, हस्ताक्षर, नाम, पता, ईमेल आईडी। इस तरह से ये आपके औपचारिक पत्र का प्रारूप है। इस प्रारूप को आप याद रखिए, आपका पत्र लेखन बिल्कुल सरल हो जाएगा। अब हम इस तीनों प्रकारों के पत्रों के एक एक उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार से हम जब इन मुद्दों का पालन करेंगे, इन मुद्दों को देखकर हम पत्र लिखेंगे, तो कैसे हमारा पत्र लेखन दिखेगा या वास्तविक उसकी रूपरेखा कैसी होगी। तो यहाँ पर एक प्रार्थना पत्र का प्रश्न है। सीमा या सोहम पाटिल 130 तुलसी बाग पुणे से। यहाँ पर क्या लिखा है, पुणे से, यानी ये नाम और पता जो दिया गया है ये पत्र लेखन करने वाले का पता है। सीमा सोहम पाटिल 130 तुलसी बाग पुणे से समता विद्यालय लक्ष्मी रोड पुणे को माननीय प्रधानाध्यापक जी के पास 5 दिनों की छुट्टी की अनुमति मांगते हुए प्रार्थना पत्र लिखती या लिखता है। ठीक है, अब इस प्रश्न में पत्र लिखने वाले का भी नाम पता दिया हुआ है, और पत्र जिसको लिखना है उसका भी नाम पता दिया हुआ है। तो हम अपनी मर्जी से किसी भी अलग नाम पता का प्रयोग नहीं कर सकते, बल्कि हमें इसी प्रश्न में जो नाम पता दिया है उसका उपयोग करना है। तो पत्र लिख कौन रहा है? अगर आप लड़की हैं तो सीमा नाम का चुनाव करें, सीमा पाटिल। यदि आप लड़के हैं तो सोहम पाटिल नाम का चुनाव। ठीक है, अब पत्र लेखन करते समय जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमें क्या लिखनी है, दिनांक। जिस दिन आपकी परीक्षा है या तो आप उस दिन के दिनांक डालें या फिर उसके पहले की कोई तारीख डालें। अब यहाँ मैंने एक आइडिया के लिए डेट डाला है 8 दिसंबर 2019। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया प्रति, दूसरा हमारा मुद्दा है प्रति, वो वैसे ही लिखा। प्रति के स्थान पर आप चाहें तो सेवा में भी लिख सकते हैं। अगला मुद्दा था पद। पद में, पद क्या है जिसे मैं पत्र लिख रही हूँ उसका पद क्या है, क्योंकि मैं स्कूल में पत्र लिख रही हूँ और वहां पर दिया हुआ है मुझे मुख्याध्यापक को पत्र लिखना है, तो वहां पद क्या आएगा, माननीय प्रधानाध्यापक जी, ये पद है। अब पद के बाद अगला मुद्दा था पता। तो पता आपके प्रश्न में ही दिया हुआ था, प्रधानाध्यापक का जो पता है, तो प्रधानाध्यापक का पता क्या दिया हुआ था प्रश्न में, समता विद्यालय लक्ष्मी रोड पुणे, और आखिर में उसकी ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी
मैंने अपनी तरफ से कोई भी एक काल्पनिक ईमेल आईडी बनाकर यहाँ पर लिखी है। ये उनकी ईमेल आईडी। आगे आता है विषय। विषय क्या है? 5 दिनों की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। क्योंकि मैं यहाँ पर 5 दिनों की छुट्टी मांग रही हूँ, मुझे 5 दिनों की छुट्टी चाहिए, तो वो मुझे कब मिलेगी? जब मैं सामने वाले से प्रार्थना करूँ। तो ये पत्र का कौन सा प्रकार है? प्रार्थना पत्र। तो इसी तरह से छोटी सी एक या आधी लाइन में आपको अपने पत्र का विषय लिखना है। 5 दिनों की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। आगे आता है पत्र का कलेवर। पहले हम लिखेंगे माननीय महोदय। अगर वो पुरुष है तो महोदय, महिला है तो महोदय। पत्र का कलेवर शुरू करने के समय हमें क्या करनी है? मैंने क्या कहा? हमको यहाँ पर इधर उधर की बातें नहीं करनी है। सीधे हमारी जो समस्या है या जिस भी विषय से संबंधित मुझे पत्र लेखन करना है, मुझे सीधा उस विषय पर आना है। तो यहाँ हमने शुरुआत की है पत्र की। मेरी बड़ी बहन सीमा का विवाह 14 दिसंबर 2019 को होना निश्चित हुआ है। इस मांगलिक अवसर पर आमंत्रित अतिथियों के आवभगत हेतु मेरा घर पर रहना आवश्यक है। भाई होने के नाते विवाह के कई रस्म में मेरी उपस्थिति अनिवार्य है। यहाँ पर वो क्या बता रहा है? पहले उसकी समस्या क्या है, यानी उसको घर पर रहना जरूरी है। पहले पैराग्राफ में ये बता रहा है। अब दूसरा पैराग्राफ क्या लिखते हैं? अतः आप मुझे 12 दिसंबर 2019 से 16 दिसंबर 2019 तक 5 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि विद्यालय में अनुपस्थित रहने से अध्ययन की जो भी क्षति होगी उसकी पूर्ति मैं तुरंत ही कर लूंगा। क्योंकि मैं ये पत्र स्कूल में लिख रही हूँ, स्कूल से जब मुझे 4-5 दिनों की छुट्टी लेनी है तो उन 4-5 दिनों में मेरा कोई ना कोई शैक्षणिक नुकसान अवश्य होगा। उस शैक्षणिक नुकसान की भरपाई मैं कर लूंगी, ऐसा आश्वासन आपको उस पत्र में लिखना है। इस तरह से पहला पैराग्राफ आप अपनी समस्या बताइए, दूसरे पैराग्राफ में आप अपनी छुट्टी की प्रार्थना डालिए और उस छुट्टी से होने वाले नुकसान की भरपाई आप किस तरह से करेंगे वो भी वहां पर सूचित कीजिए। इस तरह से आपका ये पत्र का कलेवर समाप्त हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो औपचारिक पत्रों के दोनों पैराग्राफ की समाप्ति के बाद आपको ये एक लाइन लिखना बहुत जरूरी है। कौन सी लाइन? कष्ट के लिए क्षमा। ये बहुत जरूरी है, इसको आप जरूर लिखें। चाहे आप प्रार्थना पत्र लिखें, चाहे आप शिकायत पत्र लिखें, चाहे आप मांग पत्र लिखें, तीनों ही प्रकार के पत्रों के जब आप पत्र का कलेवर लिख लेंगे, दोनों पैराग्राफ आपके लिखकर हो जाएंगे, उसके बाद अंत में कष्ट के लिए क्षमा ऐसा जरूर लिखें। तो ये एक लाइन हो गई, कष्ट के लिए क्षमा। आगे धन्यवाद और आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा। छात्र उनके लिए जो लड़के हैं, छात्रा उनके लिए जो लड़की है। तो यदि कोई लड़का पत्र लिख रहा है तो आपका आज्ञाकारी छात्र या भवदीय, और अगर छात्रा है, लड़की है, तो आपकी आज्ञाकारी छात्रा या भवदिया। ठीक है। उसके बाद हस्ताक्षर कहा था, तो हस्ताक्षर में सिर्फ नाम। नाम क्या है यहाँ पे? क्योंकि लड़का पत्र लिख रहा है तो लड़के के लिए क्या नाम दिया था? सोहम। यदि लड़की पत्र दिख रही है लिखेगी तो उसके लिए क्या नाम है वहां पर? सीमा। तो यहाँ पर क्योंकि ये लड़का पत्र लिख रहा है इसलिए यहाँ पर इसने सिग्नेचर की है सोहम, और उसके बाद नाम दिया हुआ। तो नाम में जैसा कि मैंने आपको बताया, नाम में हमें लिखना है पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम क्या दिया है प्रश्न में? सोहम पाटिल। पता 130 तुलसी बाग, पुणे। उसके बाद ईमेल आईडी, तो यहाँ सोहम नाम से लेकर कोई भी एक काल्पनिक ईमेल आईडी आपको बनानी है और वहां पर लिखनी है। इस प्रकार से आपका पत्र पूरा होगा जब आप इन सारे मुद्दों का पालन करेंगे। दिनांक, प्रति, पद, पता, ईमेल आईडी, उसके बाद विषय, फिर
माननीय महोदय, पत्र का कलेवर। पत्र का कलेवर लिखने के बाद पत्र के कलेवर में हमें 2 पैराग्राफ कम से कम लिखने हैं और उसको लिखने के बाद एक लाइन कष्ट के लिए क्षमा, उसके बाद धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी या फिर भवदीय, हस्ताक्षर, नाम, पता और फिर से ईमेल। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रारूप का जब आप पालन करेंगे तो आपका पत्र लेखन इस तरह से दिखेगा। ये हमने देखा एक प्रार्थना पत्र। आगे हम एक पत्र देखते हैं, शिकायत पत्र, कि जब हमें किसी को शिकायत करनी हो अपनी किसी समस्या से या जिस चीज से मुझे परेशानी हो रही है उसकी, जब मुझे किसी को शिकायत करनी है तो वो पत्र कैसे लिखा जाएगा। तो जाहिर सी बात है, औपचारिक पत्र का जो प्रारूप हमने देखा, जो भी हमने 13 मुद्दे देखे, उन्हीं 13 मुद्दों का पालन करके ये शिकायत पत्र भी हमें लिखना है। जिस तरह से हमने प्रार्थना पत्र लिखा, सेम उसी तरह से उन्हीं मुद्दों का उपयोग करके हमें ये शिकायत पत्र लिखना है। पर केवल इतना होगा कि पत्र के कलेवर में हमने प्रार्थना पत्र में किसी से प्रार्थना की, लेकिन शिकायत पत्र में जब इसका पत्र का कलेवर आएगा तो वहां पर हमें अपनी समस्या बताकर उस समस्या की शिकायत करनी और उससे उनका समाधान मांगना है। ठीक है, जैसे प्रश्न है हमारे सामने, अनीता अनिल कुमावत कोपरी थाने से बिजली विभाग थाने को बिजली का बिल अधिक आने की शिकायत करते हुए शिकायत पत्र लिखता या लिखती है। ठीक है, अब पत्र कौन लिख रहा है, तो से, जहां पर से आता है उसके पहले के जो शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, उसी में आपका नाम और पता होता है पत्र लिखने वाले का। तो से कहा है थाने से, के पहले का क्या नाम है, अनीता या अनिल, यानी ये अनीता या अनिल जो है ये पत्र लिख रहे हैं। इनका पता क्या है, कुमावत कोपरी थाने। लिखना किसको है पत्र, बिजली विभाग थाने को, बिजली का बिल अधिक आने के लिए लिखना किसको है, बिजली विभाग को, थाने के बिजली विभाग को पत्र लिखना है। विषय क्या है, बिजली का बिल अधिक आने की शिकायत करनी है। तो इस तरह से हमारा लिखने वाले का नाम पता, जिसको लिखना है उसका नाम पता और विषय, ये तीनों ही चीजें हमें अपने प्रश्न से मिल जाती है। अब हम अपने पत्र की शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत जैसा कि बता चुकी हूँ किससे होगी, तारीख से। तो आपको सबसे पहले वहां पर लिखना है दिनांक, उसके बाद प्रति या सेवा में, या तो आप प्रति लिखिए या उस जगह पर सेवा में। पद, तो क्योंकि मैं बिजली विभाग को लिख रही हूँ तो वहां पर कोई मुख्याध्यापक नहीं होगा, मुख्याध्यापक या प्रधानाध्यापक केवल स्कूलों में होते हैं, बिजली विभाग में कोई अधिकारी होगा, तो हमें वहां पर पद क्या लिखना है, माननीय अधिकारी। बिजली घर थाने, ठीक है, ये पता वहां पर दिया हुआ था, जितना पता दिया हुआ था उतना हमने लिखा, माननीय अधिकारी बिजली घर थाने। उनका ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी हमें कोई भी काल्पनिक कल्पना करके लिखनी है। मैंने लिखा है थाने इलेक्ट्रिसिटी 989 @। विषय, हमारा विषय क्या है, तो बिजली का बिल अधिक आने की शिकायत हेतु शिकायत पत्र। ये हमने एक लाइन में अपना विषय बनाकर लिखा है। ठीक इसी तरह से आपको भी प्रश्न पढ़कर आपका विषय ढूंढना है और उस विषय को अपने शब्दों में केवल एक लाइन में ही लिखना है। उसके बाद आता है माननीय महोदय या महोदया, आप दोनों भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पत्र मैं बिजली विभाग को लिख रही हूँ, मुझे नहीं पता है कि जिस अधिकारी को मैं पत्र लिख रही हूँ वो पुरुष है या स्त्री है। तो ऐसी स्थिति में आप महोदय महोदय और स्लैश करके महोदया दोनों ही शब्द लिख सकते हैं। तो महोदय या महोदया। अब आपके पत्र का कलेवर, तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे और अपनी समस्या बताएंगे। तो मैं अनिल कुमावत अपनी एक शिकायत की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस बार मेरे बिजली के बिल की राशि ₹3000 दिखाई गई है। सामान्य तौर पर इसी अवधि का मेरा बिल लगभग ₹1500 ही आता है। मेरे परिवार में
इस दौरान कोई शादी विवाह भी नहीं हुआ है जिससे अधिक बिल आने की संभावना होती। यहाँ पहले परिच्छेद में हमने क्या किया है, पत्र लिखने वाले का पत्र लिखने वाले की पहचान क्या है और उसकी समस्या क्या है, ये बताया है। उसके बाद ऐसा लगता है कि आपके कार्यालय द्वारा हिसाब में कोई न कोई गलती हुई है। पैराग्राफ क्या है, निवेदन है कि आप इसको व्यक्तिगत ध्यान देकर जांच कराने की कृपा करें और बिल में आवश्यक सुधार करा दें। ठीक है, पहले पैराग्राफ में व्यक्तिगत पहचान और उसकी शिकायत, क्या उसकी समस्या है वो उसने बताई, और अंतिम पैराग्राफ में उसके लिए वो क्या समाधान चाहता है वो उसने सुझाव पर दिया। आखिरी लाइन, जैसा कि मैंने आपको दूसरी स्लाइड में बताया, कोई भी प्रकार का पत्र हम लिखें, चाहे हम प्रार्थना लिखें, चाहे शिकायत करें, चाहे मांग करें, तीनों ही प्रकार के पत्रों में पत्र का कलेवर यानी 2 पैराग्राफ समाप्त होने के बाद एक लाइन जरूर लिखनी है। वो लाइन है, कष्ट के लिए क्षमा। उसके बाद धन्यवाद, भवदीय या भवदिया जो भी है, अनिल, अनिल कुमावत यानी पहले हस्ताक्षर, हस्ताक्षर में सिर्फ अनिल, नाम, फिर उसके बाद पूरा नाम तो अनिल कुमावत। उसके बाद पता, पता क्या दिया हुआ है प्रश्न में, कोपरी ठाणे, और उसके बाद ईमेल आईडी। तो हम अनिल का कोई भी काल्पनिक ईमेल आईडी बनाकर यहाँ पर लिख दें। इस तरह से आपका शिकायत पत्र भी पूरा हुआ। आगे आता है मांग पत्र। तो मांग पत्र किस तरह से हमें लिखना चाहिए। अब मांग पत्र का एक प्रश्न देखते हैं। विजय, विजया माने मनोज बुक डिपो, सिकंदरा आगरा से, सिकंदरा आगरा से, यानी ये जो नाम और पता आया ये पत्र लेखन करने वाले का नाम और पता है। व्यवस्थापक अग्रवाल एंड सन्स, दिल्ली को, दिल्ली के एक व्यवस्थापक जो बुक डिपो का व्यवस्थापक है उसको पुस्तकों की मांग हेतु पत्र लिखती है। विषय क्या है, पुस्तकों की मांग, पुस्तकों की मांग। तो यहाँ पर फिर से हमें पत्र लिखने वाले का नाम, पता, किसको पत्र भेजना है उसका पद और पता, और पत्र का विषय, ये तीनों चीजें हमें फिर से इस प्रश्न के द्वारा मिल चुकी हैं। अब हम अपने पत्र लेखन की शुरुआत करेंगे उन्हीं 13 मुद्दों को ध्यान में रखकर जो 13 मुद्दे हमने प्रार्थना पत्र और शिकायत पत्र के लिए देखे। सबसे पहला मुद्दा दिनांक, तो हमने सबसे पहले लिखी दिनांक। दूसरा प्रति या सेवा में। उसके बाद पद, यहाँ पर पद क्या है इस व्यक्ति का जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, तो व्यवस्थापक। ठीक है, तो माननीय व्यवस्थापक या श्रीमान व्यवस्थापक। अग्रवाल एंड सन्स, पता, उसका पता क्या है, अग्रवाल एंड सन्स दिल्ली। ठीक है, उसके बाद ईमेल आईडी, ईमेल आईडी किसकी आएगी, जिसे हम पत्र भेज रहे हैं। तो पत्र किसे भेज रहे हैं हम, अग्रवाल एंड सन्स बुक डिपो। तो अग्रवाल बुक @ ये मैंने ईमेल आईडी लिखी है, आप कोई भी ईमेल आईडी उस नाम से संबंधित बना सकते हैं। उसके बाद आता है विषय, तो विषय हमारा क्या था, पुस्तकों की मांग हेतु पत्र या फिर पुस्तकों की मांग के लिए मांग पत्र, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। आपको कोशिश करनी है कि आपका विषय जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक लाइन का हो, उससे बड़ा विषय आपका नहीं होना चाहिए। अब आगे महोदय या फिर महोदय। अब मांग पत्र में फर्क क्या होता है बाकी दोनों पत्रों से, कि बाकी दोनों पत्रों में पहले पैराग्राफ में हमें अपनी जानकारी और हमारी जो भी प्रार्थना है या जो भी शिकायत है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना होता है। लेकिन मांग पत्र में इसके ठीक विपरीत हमें किसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना है, निवेदन करना है, या पहले ही पैराग्राफ में हमें अपनी जो मांग है उसकी तरफ सामने वाले का ध्यान आकर्षित करना है। तो उस तरह का पत्र में यहाँ पर जैसे निवेदन है कि आपकी संस्था द्वारा प्रकाशित तथा प्रचारित निम्नलिखित पुस्तकें शीघ्रातिशीघ्र रेल पार्सल द्वारा भेजने की कृपा करें। ठीक है, और इसके बाद
मांग पत्र का मुख्य रूप क्या है कि आपको सूची देनी है। मांग पत्र में जो चीजें आपको चाहिए उसके संबंध में एक दो लाइन लिखने के बाद आपको आपकी कौन कौन सी वस्तुओं की मांग है उन वस्तुओं की एक सूची देनी। जैसे यहाँ पुस्तकों की मांग करनी है तो मैं जितनी भी सूची बनाऊंगी वो पुस्तकों के नाम से संबंधित होगी। यदि आपको खेल सामग्री की मांग करनी है तो जो भी सूची आप बनाएंगे, जो भी लिस्ट आप तैयार करेंगे वो खेल से संबंधित साहित्यों की मांग होगी। यदि आपको दवाइयों की मांग करनी है तो जो सूची बनाएंगे उसमें दवाइयों के नाम ही आने चाहिए। इस तरह से ये छोटी सी बात आप ध्यान में रखेंगे। तो क्योंकि फिलहाल ये पत्र हम पुस्तक की मांग हेतु लिख रहे हैं तो यहाँ पर हमने पहली सूची अपनी लिखी अग्रवाल एडवांस डिक्शनरी 10 प्रतियां। मात्रा कितनी है आपको वो भी लिखनी है, ठीक है। तो 10 प्रतियां यानी 10 को। अग्रवाल कंसाइज डिक्शनरी 10 प्रतियां। उसके बाद अग्रवाल पर्स डिक्शनरी 15 प्रतियां। अग्रवाल पॉकेट डिक्शनरी 20 प्रतियां। अग्रवाल एडवांस हिंदी निबंध 5 प्रतियां। अग्रवाल एडवांस इंग्लिश ऐसे 10 प्रतियां। इस तरह से हमने क्या की अपनी, अब हमें जिन पुस्तक जो पुस्तकें हमें चाहिए उसकी सूची बनाई, ये सूची हमने लिखी। अब उसके बाद आखिरी लाइंस में हम उनसे प्रार्थना करेंगे या उनसे निवेदन करेंगे कि वो हमें जल्दी से जल्दी अपने को भेज दें। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें कृपा करके बिल पुस्तकों के साथ ही संलग्न करके भेजें ताकि भुगतान शीघ्र किया जा सके। ठीक है। अब इसमें भी इन सब के खत्म होने के बाद एक लाइन हमको लिखनी है कष्ट के लिए क्षमा। यहाँ पर भी हमें वो लाइन लिखनी है। उसके बाद धन्यवाद, अवधिया, विजया, विजया माने, मनोज बुक डिपो, सिकंदरा आगरा और उनकी ईमेल आई, क्योंकि ये बुक डिपो वाले हैं और ये अपनी पुस्तकें मंगा रही है, इसलिए यहाँ पर हमने मनोज बुक डिपो ये उनके पते में लिखा है। ठीक है। तो इस तरह से जो मैंने आपको 13 मुद्दे सिखाए औपचारिक पत्र के प्रारूप के, उन 13 मुद्दों को अगर आप क्रम से याद कर लेते हो तो आपका औपचारिक पत्र लेखन बहुत ज्यादा सरल हो जाए। केवल आपको पत्र का जो कलेवर है उसमें कुछ वाक्य अपने स्वयं की रचना से, स्वयं से आपको उन वाक्यों की रचना करनी है। बस ध्यान में इतना रखना है कि जो मेरा विषय है उसी विषय से संबंधित वाक्य रचना मैं करूं। पहले पैराग्राफ में आपको हमेशा आपका परिचय और आपकी क्या प्रार्थना है या क्या समस्या है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना है, और दूसरे पैराग्राफ में आपकी समस्या का समाधान या आपकी जो प्रार्थना है उसके लिए आपको पूरी करने की प्रार्थना करनी। ठीक है। तो इस तरह से आप ये पत्र लिखेंगे। जब आप मांग पत्र लिख रहे हैं तो वहां पर बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि मांग पत्र में जिस भी वस्तु की मांग हमें करनी है उस वस्तु की सूची हमें बनानी है। कम से कम 6 या 7 वस्तुओं की सूची वहां पर होनी चाहिए। साथ ही उनकी कितनी मात्राएं आपको चाहिए, 10, जैसे यहाँ पर हमने लिखी है 10 प्रतियां, 12 प्रतियां, 15 प्रतियां, 20 प्रतियां। तो उसी तरह से जो चीज आप मांग कर रहे हैं उसकी कितनी मात्रा आपको चाहिए वो भी उस सूची में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा मांग पत्र, प्रार्थना पत्र और शिकायत पत्र। अब हम देखते हैं कि आपके प्रश्न पत्रिका में प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं, किन किन विषयों से संबंधित। सिर्फ एक उदाहरण के लिए, बाकी ये जरूरी नहीं है कि इन्हीं विषयों में से कोई प्रश्न आएगा। आपको इस तरह के कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो जैसे एक प्रश्न आता है, अपने शहर के मेयर को पत्र लिखकर अपने क्षेत्र में जल जमाव की समस्या के समाधान की मांग करें। यहाँ पर क्या है, जल जमाव की समस्या, यानी अगर मेरे पास कोई समस्या है तो उसकी मुझे क्या करनी पड़ेगी, शिकायत। तो ये पहला पत्र कौन से प्रकार का हुआ, शिकायत पत्र। दूसरी प्रश्न है, नगर पालिका अधिकारी को एक पत्र लिखकर अपने क्षेत्र में कचरा बीन की मांग करें। कचरा बीन यानी कचरे का डब्बा। क्या है, मांग पत्र। हमें क्या करना है,
मांग करना है। अपने स्कूल के लिए वर्दी का ऑर्डर रखने के लिए यूनिफॉर्म स्टोर को एक पत्र लिखें। ये पत्र भी किस प्रकार का हो गया? मांग पत्र हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे यूनिफॉर्म, अपने स्कूल में मैं स्कूल चलाती हूँ और स्कूल के लिए मुझे क्या करना है? यूनिफॉर्म की मांग करनी है। अगला पत्र है, स्कूल के शौचालयों को अस्वच्छ परिस्थिति के बारे में शिकायत करने वाले स्कूल के प्रिंसिपल को एक शिकायती पत्र लिखें। आपके स्कूल के शौचालय जो है वो स्वच्छ नहीं है, उस शौचालयों से संबंधित अपनी समस्या बताने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है? शिकायत पत्र लिखें। स्वास्थ्य खराब होने के कारण 2 दिन के अवकाश की प्रार्थना करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। आपकी तबीयत खराब है और इसलिए आपको अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को यानी हेडमास्टर को आपको एक पत्र लिखना है। तो वो कौन से प्रकार का पत्र हो गया? प्रार्थना पत्र, क्योंकि ये पत्र मैं छुट्टी मांगने के लिए लिखूंगी, तो ये आ जाता है मेरा प्रार्थना पत्र की श्रेणी। तो इसी तरह के विषय वाले प्रश्न जो है आपको आपकी प्रश्न पत्रिका में पूछे जाते हैं, जिसमें या तो वो शिकायत पत्र हो सकते हैं, या तो वो मांग पत्र हो सकते हैं, या फिर वो प्रार्थना पत्र हो सकते हैं। वो किसी भी प्रकार के पत्र हो, आपको केवल इन्हीं 13 मुद्दों का प्रयोग करके क्रमानुसार अपना पत्र लिखना है और आपका पत्र बिल्कुल सही होगा और आपको अधिक से अधिक नंबर उसमें मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आज मैंने रिवीजन में औपचारिक पत्रों के जिन मुद्दों को आपको पढ़ाया, आप उसे अच्छे से समझे होंगे। साथ ही आप घर पर उसकी तैयारी भी करेंगे, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, इन मुद्दों को याद करेंगे। ऐसी उम्मीद करती हूँ अधिक से अधिक नंबर आप लेंगे, यही मेरी कामना है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर खत्म करती हूँ। अगली क्लास में हम फिर से एक नए विषय के साथ मिलेंगे। थैंक यू।